नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट। सवाल आपका लेकर हाजिर हूं मैं पूजा सचदेवा। फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग्स के मामलों ने कई बार तूल पकड़ा है। ड्रग्स कंजम्पशन से लेकर ड्रग्स के लेन देन तक कई ऐसे अभिनेताओं के नाम सामने आ चुके हैं जो अपने करियर में काफी सफल भी रहे। अब ताजा मामला सामने आया है जहां मुंबई से गोवा जाने वाले क्रूज शिप में एनसीबी के अधिकारियों ने छापेमारी की और क्रूज में चल रही इस पार्टी में बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान भी मौजूद थे। ऐसे में एनसीबी ने उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया है। तो आज सवाल आपका में हम इसी पर करेंगे चर्चा कि आखिर बॉलीवुड और ड्रग्स का कनेक्शन क्या है और क्यों बॉलीवुड में की हवा में ये नशा है और समाज पर इसका क्या असर पड़ रहा है। तो आपको बता दें कि बीते कल यानी शनिवार को मुंबई से गोवा जाने वाले क्रूज शिप में एनसीबी के अधिकारियों ने छापेमारी की थी। एनसीबी को क्रूज पर ड्रग पार्टी होने का पता चला था। इसके बाद अधिकारियों ने पूरी प्लानिंग के साथ भेष बदलकर सादे कपड़ों में पार्टी में वो शामिल हुए और उसका भंडाफोड़ किया। क्रूज शिप में हुई ड्रग्स पार्टी में जिन लोगों को एनसीबी ने हिरासत में लिया है उनके 7 नाम सामने आए हैं। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के अलावा मुनमुन धामेचा, नुपुर सारिका, इशमित सिंह, मोहक जसवाल, विक्रांत खोकर और गोमित चोपड़ा, अरबाज मर्चेंट के नाम भी इस पे सामने आए हैं। बताया जा रहा है कि दिल्ली की एनसीबी से मुंबई की एनसीबी टीम को इनपुट्स मिले थे और इसके बाद इस पर एक्शन लिया गया। दिल्ली के आयोजकों ने इस पार्टी का प्रबंधन किया था जो पहले से एनसीबी के रडार पर थे। हालांकि अभी इस पूरे मामले को लेकर जांच चल रही है। एनसीबी की टीम इस पर जांच कर रही है। फिलहाल अपडेट यह है कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान समेत 3 लोगों को इसमें अब तक गिरफ्तार कर लिया गया है। 16 घंटे तक आर्यन खान से पूछताछ चली थी और इस लंबी पूछताछ के बाद आर्यन खान को गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसे में इस ड्रग्स पार्टी की खबरों के बाद इस नेक्सस को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं जिनका जवाब आज हम सवाल आपका में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले नजर उन तमाम सवालों पर जो आज हम पूछेंगे अपने मेहमानों से सवाल आपका में। पहला सवाल, क्रूज पर ड्रग्स का खेल कितना बड़ा रैकेट? आखिर बॉलीवुड से जब भी खबरें सामने आती हैं तो इसका रैकेट कितना बड़ा है? कैसे पहुंचता है बॉलीवुड तक नशा? फिल्मी सितारों को क्यों आखिर नशे की लत लग जाती है? हाई प्रोफाइल ड्रग्स पार्टी में ड्रग्स की एंट्री कैसे हुई? कैसे क्रूज शिप तक ड्रग्स पहुंचे? इन तमाम सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे। सवाल आपका में नंबर्स आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। नंबर्स पर कॉल कीजिए, आप अपने सवाल कीजिए। आपके मन में कोई भी सवाल इस मुद्दे को लेकर आप अपने सवाल कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। लगातार नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। इन नंबर्स पर आप कॉल कीजिए और दीजिए अपनी राय। तो आज इस खास मुद्दे को लेकर चर्चा करने के लिए 2 मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले परिचय आपका करा देती हूँ। ओपी शर्मा है, नशा निवारण बोर्ड से कन्वीनर कम एडवाइजर हैं, और अविनाश त्रिपाठी है, फिल्म मेकर, अब से कुछ ही देर में हमारे साथ होंगे। सबसे पहले ओपी शर्मा जी, बहुत स्वागत है खबर फास्ट के मंच पर। धन्यवाद जी। ओपी शर्मा जी, एनसीबी ने बहुत बड़ी कार्रवाई की है और इस कार्रवाई में बहुत बड़े सुपरस्टार के बेटे का नाम भी सामने आया है। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा, किस तरीके से देखते हैं आप एनसीबी की कार्रवाई को? क्या इससे ये साबित हो जाता है कि चेहरा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, जब तक इस नेक्सस को तोड़ेंगे नहीं तब तक किसी को छोड़ेंगे नहीं? जी हाँ, बात किसी बड़े चेहरे के बच्चे की नहीं। बात यह है कि जो नशा जो फैल रहा है वो किसी गरीब से लेकर के किसी भी अमीर आदमी तक के घर तक पहुंच रहा है। ये विषय बड़ा चिंतनीय है। और जो सप्लाई जो पहुंच रही है, अभी हम हिमाचल प्रदेश में बैठे हैं, हिमाचल प्रदेश के गली गली तक ये पहुंच रहा है। तो ये जो सप्लाई चेन्स है, ये इसको इंटरसेप्ट करना, इसको एनालाइज करना और फिर इसको ये अंडरस्टैंड करना और इसके ऊपर कार्रवाई करना, ये बहुत जरूरी हो गया है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, कोई चेहरा कितना बड़ा भी हो या छोटा हो, कार्रवाई तो कार्रवाई है। एनडीपीएस एक्ट 1985 जो कानून है भारत का, वो किसी चेहरे को ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है। क्वेश्चन इज दैट ऑफ रिकवरी। जहां पे ये ड्रग या सब्सटेंस जहां पे मिलता है और यदि ये अवैध,
तो इस पे कार्रवाई होनी चाहिए और बिल्कुल निष्पक्ष इसकी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल ओपी शर्मा जी, सुशांत केस में जब पूरा ये मसला सामने आया था उस वक्त पर भी लगातार कई लोगों से पूछताछ की गई थी, कई बड़े चेहरों से पूछताछ हुई थी। उसके बाद कॉमेडियन भारती और उनके पति का नाम भी सामने आया था इस मसले को लेकर। कई ऐसे बड़े चेहरों के नाम जो है सामने आ चुके हैं जो अपनी जिंदगी में बेहद सफल रहे हैं, अपने करियर में बेहद सफल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो ड्रग का कंजम्पशन करते हैं और यहाँ तक ये रैकेट कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नजर आता है। क्या आपको लगता है ओपी शर्मा जी इनकी जड़ों तक पहुंच पाएगी टीम? क्योंकि इनकी जड़ों तक पहुंचना बहुत जरूरी है। जैसा आपने कहा कि एक आम व्यक्ति तक, एक गरीब घर तक भी नशा पहुंच जाता है, तो ऐसे कैसे, क्या इसके नेक्सस तक पहुंच पाएंगे? मुझे पूरा विश्वास है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम्स इसके नेक्सस तक पहुंचेंगी और पहुंचना भी चाहिए। जितने भी लिंकेजेस हैं, फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस एक्सप्लोर करने चाहिए और कानूनन जो कार्रवाई बनती है वो उसे करना चाहिए। अभी तो देखिए, सुशांत केस में तो रिकवरीज छोटी छोटी रिकवरीज भी हुई है उसमें, ठीक है, चाहे वो नाम बड़े हों। लेकिन आपको अभी जो रीसेंट केस हुआ जिसमें डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने 3000 किलोग्राम की भी रिकवरी करी है। बहुत बड़े बड़े केसेस भी हो रहे हैं, इंटरसेप्शंस भी हो रही है। और इसीलिए मैं ये कहता हूं कि बड़े से बड़े जो इसके जो हैंडलर्स हैं, जो ऑपरेटिव्स हैं, जो इंटरनेशनल ड्रग ऑपरेटिव्स हैं, वहां तक हमको पहुंचना चाहिए। और ये बात स्ट्रीट लेवल से जाकर के जहां पे इस नशे का उत्पादन हो रहा है, वो चाहे अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, जितने भी ऐसे जो सोर्स कंट्रीज हैं, वहां तक इंटरनेशनल कोऑपरेशन के माध्यम से भी हमको पहुंचना चाहिए। क्योंकि ये केवल भारत का मुद्दा नहीं है, ये केवल मुंबई का या हिमाचल प्रदेश का मुद्दा नहीं रह गया। ये दिस हैज बिकम अ ग्लोबल प्रॉब्लम नाउ। और ग्लोबल कम्युनिटी को बड़े सीरियसली मुझे लगता है इस वक्त इस बात पे चिंता करने की बड़ी आवश्यकता है। और भारत में खास करके हमें इंटरस्टेट लेवल पे सेंट्रल स्टेट के बीच में समन्वय बहुत जबरदस्त होना चाहिए और ड्रग लॉ एनफोर्समेंट जो एजेंसीज का समन्वय इतना अच्छा होना चाहिए, इंटेलिजेंस शेयरिंग हो, कोऑपरेशन हो, वो सारी चीजें सभी तमाम पहलुओं के ऊपर अभी बड़ा सीरियस मुझे लगता है थॉट देने की आवश्यकता है। क्योंकि मुझे लगता है जब से तालिबान ने टेक ओवर किया है और उसके एक हफ्ते के अंदर इतनी बड़ी खेप भी पकड़ी गई है और अब ये क्रूज वाला मामला सामने आ रहा है, मुंबई के और बहुत सारे ऐसी केसेस पीछे हमने देखे हैं, हिमाचल प्रदेश में भी, पंजाब में भी ये इतनी समस्या है, दिल्ली में ये एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में है। बहुत सारे ऐसे विदेशी लोग हैं जो इस इंटरनेशनल ड्रग कार्टल्स के बीच में वो चेन के रूप में वो काम करते हैं। वी नीड टू बी वेरी सीरियस ऑन देम। बिल्कुल, बहुत ही स्ट्रिंजेंट एक्शन होने बहुत आवश्यक है, वरना समय मुझे लगता है कि बहुत विपरीत हो जाएगा हमारे और इसको हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बातों का जिक्र ओपी शर्मा जी आप कर रहे हैं। हमारे दूसरे मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अविनाश त्रिपाठी जी, फिल्म मेकर हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। अविनाश जी, मैं लौटूंगी आपके पास, पहले दर्शक हैं उनका सवाल ले लेते हैं। पंजाब से हैं प्रदीप जी, स्वागत है आपका। हेलो जी प्रदीप जी, रखें अपनी बात। जी सत श्री अकाल जी मैम। जी सत श्री अकाल, बताएं मैम। मैं यही आपसे पूछना चाहती हूँ, ये चेन की बात ही चल रही है, चेन यहाँ से तोड़नी पड़ेगी बॉर्डर एरिया से जो नशा आ रहा है सब। तो जी यही मेरा सवाल है, ये चेन कैसे टूटेगी ये? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका प्रदीप जी जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। अविनाश जी का रुख करूंगी मैं। अविनाश जी, देखिए जिस तरीके से अब बॉलीवुड की इमेज कहीं ना कहीं दांव पर लगती हुई नजर आती है जब इस तरीके के मामले सामने आते हैं, जाहिर तौर पर समाज पर भी इसका बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि ये ड्रग्स कैसे पहुंचता है बॉलीवुड तक? क्योंकि क्रूज में पार्टी का आयोजन किया गया, ये कोई पहला मसला नहीं है। क्यों इतनी दूर जाकर के क्रूज पार्टी तक कैसे ये नशा पहुंच गया? अविनाश जी। जी पूजा जी, पहले तो मैं ये कहूँगा कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि आजकल का जो नौजवान है वो एंजॉयमेंट को कहीं ड्रग्स के साथ जोड़ कर देखता है। मुझे लगता है कि खुश रहने की दुनिया में हजार तरीके हैं और आप अगर ड्रग्स का सहारा लेकर अपने आप को क्षणिक खुशी देना चाहते हैं या एक तरह के एक ऐसे दौर में मानसिक तौर से आप गुजरना चाहते हैं जहाँ आप सारी चीजें भूल जाते हैं, बहुत गलतफहमी में वो युवा जी रहा है जो इस तरह की चीजों को कर रहा है। जहाँ तक आपने बॉलीवुड की बात की, मैं थोड़ा सा मेरा इस पे ऐतराज है
क्योंकि बॉलीवुड की अगर कोई 10 ग्राम कोई स्मैक हशीश या हेरोइन भी पकड़ी जाती है तो वो नेशनल न्यूज बन जाती है, जबकि हजारों किलो भी कहीं अगर हेरोइन पकड़ी जाती है तो वो नेशनल न्यूज का अनफॉर्चुनेटली हिस्सा नहीं बन पाती, क्योंकि बॉलीवुड हमेशा एक सॉफ्ट टारगेट रहा है और लोगों की नजर में बहुत तेजी से आ जाता है। नहीं, लेकिन त्रिपाठी जी, मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगी आपकी इस बात में। जाहिर सी बात है, मुझे लगता है कि इम्पैक्ट भी तो ज्यादा पड़ता है ना। लोग जो है, आज की युवा पीढ़ी है, वो जो स्क्रीन पर देखती है, जो हम वर्चुअली देखते हैं, जिन्हें अपना आइकॉन मानते हैं, अगर उन्हें इस तरीके से देखेंगे कि वो नशे की लत में है या फिर नशा लेते हैं, उसे अपना पार्ट ऑफ लाइफस्टाइल मानते हैं, एंजॉयमेंट का पार्ट मानते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि उसका इम्पैक्ट पड़ता है, इसीलिए वो बहुत बड़ी एक न्यूज बन जाती है? बिल्कुल सही है। देखिए, ये जहाँ तक एक मैं मानता हूँ कि आप अगर एक क्रिएटिव पर्सन हैं और आप सिनेमा इंडस्ट्री के एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में हैं, तो आपकी सामाजिक जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि पब्लिक में आपका क्या आचरण होना चाहिए, इस पे हमेशा आपकी नजर होनी चाहिए और दुनिया भी आप पे नजर रखती है। तो अगर आप ऐसे समय में अगर अपने आप को सही दृष्टि में अगर दुनिया के सामने नहीं लेकर आते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी युवा जो पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं आपसे इंस्पायर होती है, आपको हीरो के तरीके से देखती है, तो आपके किए गए अच्छे काम को भी अपनाने की वो कोशिश करती है और आपके किए गए बुरे कामों को भी कहीं ना कहीं उससे भी वो मोटिवेट या इंस्पायर हो जाती है। तो ये जिम्मेदारी की बात है। लेकिन इसका दूसरा पक्ष, मैं इसको सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं बुरी तरीके से इस बात की मैं निंदा कर रहा हूँ। दूसरे में चाहता हूँ कि ऐसे लोगों पे जितनी कड़ी कार्रवाई हो सकती है, एक सामान्य व्यक्ति पे जितनी कड़ी कार्रवाई होती है, शायद उससे भी ज्यादा कार्रवाई होनी चाहिए अगर वो बॉलीवुड का है, तो क्योंकि आप लोगों के सामने एक प्रेरणा की तरीके से है, आपकी जिम्मेदारी बड़ी हो गई। लेकिन इसको सिर्फ बॉलीवुड की तरीके से ही मत इसको ट्रीट किया जाए। अब जैसा भी किसी हमारे पहले के जो पैनलिस्ट थे वो बता रहे थे कि इतने 1000 करोड़ की जो हेरोइन की खेप वो गुजरात से पकड़ी गई, लेकिन वो इतनी बड़ी चर्चा का हिस्सा नहीं बन पाया, जबसे उससे पूरी पीढ़ी तबाह हो सकती है। और भी जो मैं चर्चा सुन रहा था, मैं बहुत देर में जुड़ पाया कि अफगानिस्तान से बहुत सारी चीजें जो है होने की संभावना, और हमको पता है कि गोल्डन ट्रायंगल है जहाँ पे पूरे वर्ल्ड का सबसे ज्यादा जो ड्रग्स का काम होता है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इस पूरे एरिया में होता है। ये भी संभव है कि एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश के तरीके से वो सारी चीजें धीरे धीरे भारत के अंदर पहुंचाई जा रही है, जिससे भारत का जो युवा है वो इसका आदी बन जाए और बहुत सारे अपने जो काम है, जो देश की उन्नति के काम है, उनको वो ना कर पाए। तो इसको सरकार को भी, जितनी भी एजेंसी है, चाहे वो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स है, चाहे वो एनसीबी है, इनको बहुत गहन पड़ताल करनी चाहिए। इनको सिर्फ सरफेस पे ये नहीं देखना चाहिए कि किसके पास पकड़ी गई है, इसके पीछे के कौन लोग हैं, उनके पीछे क्या, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, इसकी भी पड़ताल होनी चाहिए। और सही जो भी दोषी लोग हैं उनको पकड़ा जाए, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले और एक ऐसी नजीर दुनिया के सामने पेश हो कि अगर आप इस तरह के किसी भी धंधे में अगर आप हैं तो आप बख्शे नहीं जाएंगे। तो मुझे लगता है बड़ा आदमी छोटा आदमी छोड़कर उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जैसा हम मानते हैं कि कानून सभी के लिए बराबर है, तो किसी का भी बेटा हो और किसी का भी संबंधी हो, अगर वो इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व है तो उसके खिलाफ बेहद कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है। बहुत महत्वपूर्ण बात त्रिपाठी जी आपने कही। एक दर्शक है फरीदाबाद से, आनंद सिंह, उनका सवाल लेते हैं। आनंद जी, स्वागत है आपका। जी जी आनंद जी, अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम कर लीजिए। हाँ जी जी जी, मैंने देख रहा था इसको। आप बहन जी बोल रहे हो या भाई साहब बोल रहे हो? आनंद जी, मैं एंकर बात कर रही हूँ आपसे। अभी दो गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो आपके सवालों के जवाब देंगे। आप पूछिए अपना सवाल। बहन जी नमस्कार। पहले तो नमस्कार आपके लिए। नमस्कार, बहुत नमस्कार सर। मैं बहन जी यही कह रहा हूँ, देखो इसमें हमारे देश के नौजवान बच्चे इतने जा रहे हैं, माँ बापों को देखो इतनी परेशानी हो रही है, अकेले अकेले बच्चे हैं वो खत्म हो रहे हैं इस नशे में। बहन जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको आप रोको इसको। देखो आप एक मीडिया ऐसी हो कि जो इसमें आप लोग ही सच्चाई दिखाते हो। आप सच्चाई दिखाते हो, आप ये नहीं, सच्चाई जो होती है आप उसी को दिखाते हो और बहुत शुक्रिया आनंद जी, बहुत शुक्रिया। कोशिश यही है कि इस कार्यक्रम का असर दूर तक हो और इन जितने भी हम जिस तरीके से देखते हैं कि आज की युवा पीढ़ी नशे के गर्त में जिस तरीके से डूब रही है, उसके नेक्सस को खत्म करने की कोशिश की जाए। मैं सीधा रुख करती हूँ शर्मा जी का। शर्मा जी, देखिए, आमजन जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ये उनकी दिल का दुख है, मुझे लगता है, जो आज इस कार्यक्रम के माध्यम से साफ झलक रहा है। क्योंकि किसी ना किसी घर में अगर कोई युवा पीढ़ी जो है अगर नशे की लत में डूब जाती है, तो उनके माता पिता पर, बुजुर्गों पर घर के क्या बीतती होगी। मुझे लगता है इमोशनल एंगल से आप लोग इसको बेहतर समझ सकते हैं शर्मा जी, लेकिन इसकी जड़ों को खत्म करना बहुत जरूरी है। कैसे खत्म किया जा सकता है? देखिए, प्राइमरीली सप्लाई जो ड्रग्स की है उसको रोकना अति आवश्यक है, वो चाहे इंटरनेशनल बॉर्डर्स हो, इंटरनेशनल स्टेट बॉर्डर्स हो, इंटरस्टेट बॉर्डर्स हो, सॉरी, या फिर आपकी स्ट्रीट लेवल की ड्रग पेडलिंग हो। सप्लाई को रोकेंगे तो समस्या
50% खत्म हो जाएगी कम से कम। उसके बाद जो डिमांड है, जो मार्केट बन रही है देश के अंदर, हमें उसे भी एड्रेस करना चाहिए। तो क्योंकि ये जो समस्या है ये एक मल्टी डायमेंशनल समस्या है, इसके मल्टी फैसेटेड ये समस्या है। देखिए ना, इसके कितने सारे पहलू हैं। अपना प्रोडक्शन है, डाइवर्शन है प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स का, उसकी ट्रैफिकिंग है, उसका कंजम्पशन है, इसका ट्रीटमेंट मैनेजमेंट है, डी एडिक्शन रिहेबिलिटेशन है इसका। तो और जितने जो पेरेंट्स, जैसा अभी भाई साहब ने बात करी कि जो पेरेंट्स हैं, जिस घर के अंदर एक बच्चा ड्रग्स में आ जाता है जी, वो पूरा परिवार ही एक तरह से पूरी तरह से ग्रस्त हो जाता है। वो अपने आप में उनको साइकियाट्रिस्ट के पास जाने की आवश्यकता पड़ जाती है। जी। ऐसे कितने सारे केसेस हमने यहाँ पे देखे हैं स्ट्रीट लेवल पे। बहुत मुश्किल हो जाता है, वो अपने आप में बीमार हो जाते हैं। और अभी तो अभी रिसेंटली यहाँ ऊना में, हिमाचल प्रदेश में केस हुआ है, उसमें एक बच्चे के बारे में जब उसके दादाजी को पता चला है, तो वो जैसे ही पता चला ही डाइड ऑफ हार्ट अटैक, उसी वक्त हॉस्पिटल ले जाते। ऐसी परिस्थितियां हमारे सामने आ रही। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज वी नीड टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम एट मल्टी लेवल्स। ये एक तरह की एक ही बिंदु पे इसकी सप्लाई को रोक देंगे तो ही मैंने नहीं हो पाएगा। समाज के अंदर ऐसी क्या क्या चीजें हैं, ऐसी क्या क्या परिस्थितियां पैदा हो रही हैं जिसकी वजह से प्रवृत्ति जो नशे की तरफ बढ़ रही है युवाओं की, वो भी हमको एड्रेस करना पड़ेगा। वी हैव टू गो फॉर मास अवेयरनेस कैंपेन्स। हमको अपने कम्युनिटी लीडर्स को सेंसिटाइज करना पड़ेगा। एवरीवन हैज टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपने आस पड़ोस में, अपनी स्ट्रीट्स में आपको, यू हैव टू वॉच। दिस कैन नॉट बी the only the responsibility of the police or the drug law enforcement agencies of the country. ये समाज का भी बराबर का ही अपना उत्तरदायित्व है कि वो भी समाज में भी जो ये पल रही है जो विकृतियां हैं, है ना, ये ऊपर भी वॉच रखें। और जहां भी स्ट्रीट लेवल पे बेसिकली, ठीक है, जहां पे लोग सप्लाईज करते हैं, उनके ऊपर सोशल कंट्रोल भी करें। पुलिस कितना करेगी, कितना कर पाती है, ये तो पुलिस जानती है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एक नेशनल नोडल एजेंसी है, उनके पास कितना मैन पावर है, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनका स्टेट एजेंसीज के साथ कितना कोऑपरेशन, समन्वय है, क्या वो उसको कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। मुझे लगता है इन तमाम विषयों के ऊपर अब बड़ी गहनता से विचार विमर्श करना जरूरी है। और हर स्टेट की अपनी ड्रग प्रिवेंशन पॉलिसी होनी चाहिए। नेशनल लेवल की जो पॉलिसी है, यदि वो 2012 में नेशनल पॉलिसी ऑन एनडीपीएस बनी है, तो अभी देखिए ना, अभी 9 साल हो गए हैं, पूरा ड्रग डायनेमिक्स बदल चुका है जी, पूरा सिनेरियो चेंज हो रखा है। वी नीड टू रिविजिट दैट पॉलिसी एंड वी नीड टू मेक दैट प्रैक्टिकल एनफ, कीपिंग इन व्यू दी प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस। अभी सर्कमस्टांसेस क्या प्रिवेल कर रहे हैं, देश के अंदर क्या हो रहा है, क्या इमर्ज हो रहा है सिनेरियो, उसके अनुरूप हमको अपनी पॉलिसीज को भी बनाना पड़ेगा, दोबारा से स्ट्रक्चर करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बातों का जिक्र आप कर रहे हैं। एक दर्शक हैं रणबीर सिंह रोहतक से मेरे साथ जुड़ गए हैं। रणबीर जी, स्वागत है आपका, रखें अपनी बात। पूजा जी नमस्कार। जी नमस्कार। पूजा जी, देखिए आज हमारे देश का युवा नहीं, बहुत ही घर परिवार बर्बाद हो रहे हैं इस नशे से। और इस नशे को पूजा जी, सच्चाई बड़ी कड़वी होती है। हमारे दोनों साहब, अगर इनकी अंदर आत्मा जिंदा है तो ये स्वीकार करेंगे। इसको फैलाने में हमारे पुलिस के बड़े नेता अधिकारी और हमारी निराश नेता जिम्मेवार हैं, क्योंकि हमारी राजनीति में गुंडे आ गए हैं। सच्ची बात ये है, कहीं भी देख ली बाहुबली, ये उनका बैकग्राउंड नहीं देखते। हम पार्टियों में शामिल करते हैं, कोई भी पार्टी हो, ये अच्छा पैसे वाला है, इसका अच्छा दबदबा है। जब तक हमारे देश में आर्मी शासन नहीं होगा और नेताओं को नहीं ठोका जाएगा मोदी योगी की तरह, तब तक हमारा देश नहीं सुधर सकता। और हमारी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर तो 80% समय का धंधा, हीरोइन का धंधा चल गया है। इसलिए देश के अंदर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आर्मी शासन होना चाहिए, तभी जाकर हमारा देश बदल सकता है। नहीं तो आम आदमी के लिए कानून है कुछ नहीं, आम आदमी का जीना आराम है। ऐसी हालत देश की हमारे मोदी जी ने कर दी है सबसे ज्यादा। चलिए ठीक है रणवीर जी, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। अविनाश जी, आप कुछ कह रहे थे। देखिए, दर्शकों का कार्यक्रम है, दर्शकों की अपनी राय हो सकती है और हम हर किसी की राय का यहाँ पर सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं। अविनाश जी बताएं।
जी जी, मैं जो अभी दर्शक जुड़े हुए थे, मैं उनका पूरा एहतराम करते हुए कहता हूँ कि जैसा उन्होंने कहा कि राजनीति बहुत गंदी हो गई और बहुत सारे उसमें बाहुबली या गुंडे शब्द जो उन्होंने इस्तेमाल किया। मैं कह रहा हूँ कि राजनीतिक पार्टी अगर उनको शामिल करती है, लेकिन जिताने की जिम्मेदारी तो कहीं ना कहीं हम जनता की होती है। कोई कितना भी बड़ा बाहुबली किसी पार्टी में शामिल हो जाए, अगर उसको जनता का सपोर्ट नहीं मिले तो वो जीत कर संसद में या विधानसभा में नहीं जा सकता है। तो उसके लिए हम जिम्मेदार हैं, हम अपनी जिम्मेदारी से हाथ झटक लेते हैं और आप किसी और पे अपनी सारी जिम्मेदारियां डाल देते हैं। तो ये सही बात नहीं है। शर्मा जी ने कुछ बहुत अच्छी बात कही कि जहाँ हमारे पास जो अलग अलग लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो जो काम कर रही हैं, चाहे बॉर्डर सील करने हो या जितना भी इंटर बॉर्डर स्मगलिंग चल रही है ड्रग्स की, उनको हम कैसे रोक सकते हैं और 50% के आसपास वहां चल सकती है, इंटरनली चीजों को कर सकते हैं। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मुझे लगता है कि हम परिवार के लोगों की है कि अपने बच्चों में हम संस्कार क्या देते हैं। जी। क्योंकि अगर वो संस्कार की जड़ें अगर आपके पास गहरी रहेंगी तो किसी भी डिप्रेशन अवसाद की स्थिति में या इंजॉय करने की स्थिति में आपको ड्रग्स के पास जाने की जरूरत नहीं होगी। आपके पास हजार तरीके हैं कि आप अपने आप को एक अच्छा फील करा सकते हैं। हम जब अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देते हैं, जब हम अपनी जिंदगी में इतना ज्यादा हम मसरूफ हो जाते हैं और अपनी पर्सनल लाइफ में इतनी मसरूफ हो जाते हैं कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है ये हमारी जानकारी का हिस्सा नहीं होता, तो ऐसे वक्त में बच्चा अपने आप को संतोष देने के लिए, खुशी देने के लिए या अपने डिप्रेशन से उबरने के लिए बहुत सारे वो रास्ते अपनाता है जो उसको अपनी अधकचरी नॉलेज से उसको पता चलता है। और उसमें ड्रग्स एक अनफॉर्चुनेटली एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज हो गई। तो अगर एक अविनाश जी, मैं एक सवाल आपको बीच में रोककर पूछना चाहूंगी क्योंकि इसी से जुड़ा है। आप इस इंडस्ट्री को बेहतर वाकिफ, अच्छे तरीके से आप इससे वाकिफ हैं, अच्छे तरीके से जानते हैं और आप अंदरूनी चीजों को भी समझते हैं, आपने देखा है। आपको क्या लगता है कि अगर हम यहाँ पर सभी बॉलीवुड सितारों की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जिस तरीके से हमारे सामने ये मामले आते हैं, क्यों आखिर उनको नशे की लत लगती है? क्या इसके पीछे की वजह डिप्रेशन होता है या एंजॉयमेंट होता है, या क्या ऐसी बड़ी वजह रहती है जिसकी वजह से नशे के आदी हो जाते हैं सुपरस्टार्स भी? मैं एक बात बताऊं कि ये सिर्फ बॉलीवुड नहीं है, ये जितना भी सुपर एलीट क्लास है, जितना भी बड़ा कॉर्पोरेट कल्चर है, ये उसका हिस्सा है। अनफॉर्चुनेटली वो न्यूज नहीं बनती। जो हिंदुस्तान में कॉर्पोरेट कल्चर है उसका ये हिस्सा बन चुका है कि जब वो पार्टीज होती हैं, चाहे वो रेव पार्टीज होती हैं या बड़ी कॉर्पोरेट पार्टी होती हैं, उसका एक हिस्सा होता है। लेकिन चूंकि वो एक आम पब्लिक की नजर में कोई बड़ी बात नहीं होती या उसमें उनका इंटरेस्ट नहीं होता, इसलिए वो उतनी बड़ी न्यूज बनती है। और बॉलीवुड का कोई अगर कलाकार उसका हिस्सा हो जाता है तो वो अपने आप में एक बड़ी न्यूज बन जाती है। पहली बात ये। दूसरा, आपने सच कहा कि अनफॉर्चुनेटली एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो कभी न कभी शिकार रहा है। हम बहुत सारे नाम जानते हैं, चाहे वो संजय दत्त हो या फरदीन खान हो या मनीषा कोइराला हो, जो अलग अलग वक्त तक इसका शिकार रहे। उसमें दोनों ही चीजें होती हैं। कई व्यक्ति डिप्रेशन से उभरने के लिए, क्योंकि जो आपको चमकती हुई चीज सिनेमा की दिखाई देती है उसके नीचे बहुत स्याह अंधेरा है। ये बिल्कुल सच है। आप एक दिन सुपरस्टार हो जाते हैं, आप एक फ्राइडे के दिन आपकी फिल्म रिलीज होती है, आप बहुत बड़े स्टार हो जाते हैं और अचानक आप जमीन पे आ जाते हैं जब आपको कोई पहचानने से भी इनकार कर देता है। ऐसी स्थिति में जो आपके साथ अवसाद होती है, हर आदमी अंदर से इतना मजबूत नहीं होता कि ऐसी स्थिति में खुद को संभाल ले। और अनफॉर्चुनेटली उसके आसपास का जो करीबी घेरा होता है वो भी ऐसे लोग नहीं होते हैं कि ऐसी विषम परिस्थितियों में आपको संबल दे, आपको सपोर्ट दे और आपका हौसला बढ़ाएं। और आप अकेले रह जाते हो। जब आप अकेले रह जाते हैं तो आपको फिर यही आसान तरीका नजर आता है कि अपने आप को इससे उबारने की कोशिश करते हैं। और बहुत सारी दुर्घटनाएं हुई हैं इस चक्कर में। कई प्रतिभावान लोग दुनिया छोड़कर चले गए हैं सारी चीजों की वजह से। तो उन सबको मिलकर काम करना। वो शर्मा जी अच्छी बात कह रहे थे कि हम सबकी जिम्मेदारी है कि कहीं अपने आसपास इस तरह की कोई चीज देखें तो उससे उबारने की हम कोशिश करें। सिर्फ पुलिस पे और नार्कोटिक्स पे हम भरोसा कर हम ये सारी चीजें नहीं कर सकते और समाज से नहीं निकाल सकते। समाज के हर तबके की जिम्मेदारी है कि इससे लड़े और इससे उन लोगों को बचाए जो उनके करीबी हैं। बिल्कुल। एक दर्शक कालका से जुड़ रहे हैं हमारे साथ, राम शर्मा। राम शर्मा जी, स्वागत है आपका। गुड इवनिंग मैम। जी, गुड इवनिंग, बताएं। मैम, हाई प्रोफाइल का तो हम दिखा देते हैं कि हमारे देश में स्ट्रीट चिल्ड्रन कितने हैं, वो सभी कोई ना कोई नशा करते हैं, चाहे आयोडेक्स लगाते हैं या पेट्रोल सूंघते हैं। आपने देखा होगा जो लिफाफा ये पॉलिथीन है उसमें भी कोई ना कोई चीज सूंघते रहते हैं। तो शुरू से एक 5 साल का बच्चा भी स्ट्रीट चिल्ड्रन कोई ना कोई नशा करता है, राइट। ये चीजें हैं, हमें शुरू से रोकना होगा इन चीजों को। और दूसरी बात, जैसे पहले बच्चे दादा दादी के पास खेलते थे वो कल्चर खत्म हो रहा है, वो चीज दोबारा से स्टार्ट होनी चाहिए। और कई बार हमें ये भी दिखाना चाहिए जिसने ड्रग छोड़ा है वो अब कैसी लाइफ जी रहा है। बहुत से लोगों ने ड्रग छोड़ के कैसी लाइफ जी रहा है वो हम कभी भी नहीं दिखाते। और वो कैसे क्या है सोसाइटी में दोबारा आता है वो भी हमें दिखाना चाहिए। भाई इसके इफेक्ट क्या है, साइड इफेक्ट क्या है और अब मैं कैसा जीवन जी रहा हूँ।
बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। ओपी शर्मा जी, जाहिर सी बात है यहाँ पर नारकोटिक सेल अपना काम करता है, लेकिन समाज की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है ऐसे मसलों को लेकर, और ख़ास तौर पर एक पारिवारिक वातावरण कैसा है, समाज में ऐसे लोगों को किस दृष्टि से देखा जाता है, या अगर कोई नशे की लत का आदी हो चुका है, नशे की लत में लग चुका है, तो ऐसे में उसको बाहर निकालने के लिए सोसाइटी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, ऐसा मुझे भी लगता है। आप क्या कहेंगे शर्मा जी? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। जैसे त्रिपाठी जी ने कहा कि एक तो हमारा जो फैमिली स्ट्रक्चर है, देखिए जॉइंट फैमिली सिस्टम था, बहुत बढ़िया था। उसमें बच्चों की देखभाल बहुत अच्छे तरीके से होती थी, निगरानी होती थी, मॉनिटरिंग होती थी। अब जब से न्यूक्लियराइजेशन ऑफ फैमिली हो गया, तब से ये चैलेंजेस बढ़ गए हैं, तब से ज्यादा वल्नरेबिलिटी जो है फैमिलीज की या बच्चों की बढ़ गई है। और जो पाश्चात्य जो संस्कृति हमने जो अडॉप्ट करी है, और अनफॉर्चुनेटली बॉलीवुड काफी इसका क्योंकि अनुसरण करता है, तो ये जो संस्कृति जो इमर्ज हो रखी है हमारे देश में, हम अपनी सांस्कृतिक विरासतों को जो भूल गए हैं, ये भी एक बहुत बड़ा कारण। इसके अलावा जो कारण है, पीयर प्रेशर है, क्यूरियोसिटी है, बच्चों को कोई चीज नई चीज आई है उसको टेस्ट करने की, फिर रिक्रिएशन है जैसा आप कह रहे हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट है, और जो क्रिमिनल रैकेट्स काम करते हैं वो अपने जो बिजनेस मॉडल्स हैं, मॉड्यूल्स हैं, उनको वो अपने बिजनेस इंटरेस्ट को एक्सपैंड करने के लिए वो कुछ भी करते हैं। ओवरनाइट लोगों को पैसा बनाने की जो एक लत है, ये भी एक बड़ा कारण है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं इस चीज के, तो इन जिनकी वजह से नशे का प्रसार, जो ड्रग प्रोलिफरेशन हम जिसको कह सकते हैं कि जो हो रहा है, तो ऑफ कोर्स समाज की मुझे लगता है ज्यादा जिम्मेदारी है। क्योंकि यदि हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि हमको इसे नहीं छूना है, हमारे ये मतलब की चीज नहीं है, तो डेफिनेटली कोई जितना मर्जी सप्लाईज कर दे, जितना मर्जी बड़ा षड्यंत्र, कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर का भी षड्यंत्र हो या कोई भी हो, तो वो सफल नहीं हो सकता है। बट एवरी इंडिविजुअल हैज टू बी अवेयर, और इसके लिए सरकार को सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स बहुत ही अच्छी तरह से चलाने चाहिए। और जो सबसे बड़ी बात है, त्रिपाठी जी ने भी कहा था कि व्यक्ति अपने आप में मतलब वो इतना स्ट्रांग होना चाहिए, सुदृढ़ होना चाहिए, तो उसके लिए मेरे ख्याल में योगा और मेडिटेशन, जो आज की जनरेशन बिल्कुल भूल गई है, ये दो चीजें, और स्पोर्ट जो तीसरी है, जो इंगेजमेंट्स है हमारी युवाओं की, वो इंगेजमेंट्स इस तरह की पॉजिटिव चीजों की तरफ यदि हो जाए, मुड़ जाए, खेलों का इतना प्रचार प्रसार हो जाए, तो मैं समझता हूं कि वो थॉट रिप्लेसमेंट थेरेपी हो जाएगी एक किस्म की। तो कोई अगर अनएम्प्लॉयड भी है या जिसके पास खाली समय है, तो उस तरफ नहीं जाएगा, वो किसी अच्छी एक एक्टिविटी में जुड़ेगा, तो फिर जाकर के कहीं इसका समाधान निकल सकता है। अविनाश त्रिपाठी जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा, चूंकि मैंने इस सवाल के साथ ही शुरुआत की थी शर्मा जी के साथ। ये हाई प्रोफाइल जो ड्रग्स पार्टी थी, इस पर जिस तरीके से एनसीबी ने कार्रवाई की है, यात्री बनकर वो क्रूज शिप के अंदर गए और जो भी इनपुट्स उनको मिले थे, इससे साबित होता है कि चेहरा कोई भी हो, नाम कितना भी बड़ा क्यों ना हो, जो गलत करेगा फिर उसे पकड़ा जाएगा, उसके खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा। तो इस कार्रवाई को आप किस तरीके से देखते हैं? बहुत अच्छी तरीके से इसको मैं बहुत प्रशंसा करता हूँ नारकोटिक्स ब्यूरो की, कि उन्होंने कभी इस बात को ध्यान में नहीं रखा कि कोई हाई प्रोफाइल व्यक्ति अगर सामने आएगा तो उसको वो कैसे हैंडल करेंगे, और निष्पक्ष तरीके से जो भी व्यक्ति आए उसको उन्होंने देखा, उनसे सवाल किए, और जब जरूरत लगी तो उसको गिरफ्तार किया। तो बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है कि इसमें किसी भी छोटे बड़े चेहरे का ध्यान नहीं रखना चाहिए, और जो भी व्यक्ति दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए, और समाज के सामने एक नजीर आनी चाहिए, और लगातार इस तरह की कार्रवाई करने की जरूरत है। मुझे लगता है कि गंदगी का एक हिस्सा सिर्फ आपने अभी टच किया है, एक बहुत बड़ा हिस्सा छूता है, आप उस पर भी लगातार कार्रवाई करते रहें, और सिर्फ बॉलीवुड को ध्यान में मत रखें। मेरा कहना है कि जैसे मैंने पहले भी चर्चा में कहा कि कॉर्पोरेट में भी ये चीज घुसी हुई है, जो हाई कॉर्पोरेट पार्टीज होती हैं उसका भी शायद ये हिस्सा है, और बहुत सारी जगह पर है। तो आप सारी ही जगह को लगातार आप जो है वो टच करते रहें, और समाज के एक बड़े हिस्से से निकालने की पुरजोर कोशिश करें, और दूसरी तरफ समाज को भी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए। अभी शर्मा जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि स्पोर्ट्स और योगा जैसी चीजें होनी चाहिए। वो आपको क्या है कि आपको नशा एक तरह की लत है, वो चाहे आप ड्रग्स का नशा करें या खेल का नशा करें। आप खेल का नशा करेंगे तो शाम को 5 बजते ही आपको बैडमिंटन खेलने का मन करेगा, सुबह उठते ही आपको क्रिकेट खेलने का मन करेगा, तो वो आपके विचार को एकदम चेंज कर देता है, किसी और तरफ मोड़ देता है। तो इस तरह की अगर आपको लत लगती है, जो पॉजिटिव लत है,
तो वो आपका भी विकास करती है, देश का विकास करती है, समाज का विकास करती है। तो अगर हम इस तरीके से कलेक्टिव तरीके से वर्क करेंगे तो समाज से नशा भी जाएगा, ये बुरी प्रवृत्ति भी खत्म होगी और समाज का जो युवा है वो देश की प्रगति में, उन्नति में अपना महत्वपूर्ण योगदान भी दे पाएगा। जी बिल्कुल त्रिपाठी जी, बहुत शुक्रिया आपका। ओपी शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस खास मुद्दे पर मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। तो देखिए, कुल मिलाकर नशा किसी भी चीज़ का बुरा हो सकता है, लेकिन अगर आप इसी नशे को प्रोडक्टिव चीज़ों के लिए अपनाते हैं तो ये नशा आपके लिए फ़ायदेमंद बन सकता है। यहाँ पर आपको ड्रग्स जैसे नशे से दूर रहने की ज़रूरत है और साथ ही साथ लत ऐसी चीज़ों की आपको अपनाने की ज़रूरत है जो आपकी ज़िंदगी में कुछ प्रोडक्टिव करके सामने निकले। लेकिन इसकी शुरुआत आपके घर से ही होनी चाहिए, आपका पारिवारिक माहौल इस तरीके का होना चाहिए। माता पिता की बहुत अहम भूमिका इसमें हो जाती है और साथ ही साथ सोसाइटी में रहने के नाते सोसाइटी की भी इसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है ताकि हम खुद को और अपने अपनों को नशे की लत से बचा सकें। सवाल आपका में मेरे साथ अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए खबर फास्ट के साथ। नमस्कार।